शंकराचार्य जी के जो साथ अपमान हुआ वो एक सनातन का अपमान की श्रेणी में आता है। आरएसएस के प्रमुख भागवत जी, उनने पहले अपमान किया देवी देवताओं का कि बटुक हैं, बुजुर्ग थे उसमें। इन सबके साथ मारपीट की गई, चोटियां खींची गई। इससे ज्यादा सनातन का अपमान और क्या हो सकता है। पर्टिकुलरली बीजेपी तो कर ही रही है कि किसी तरह से सनातन का पतन किया जाए, राजनीतिकरण हो जाए साधु संतों का भी। जो अ, हमारे शंकराचार्य जी के विरुद्ध बोल रहे हैं वो सारे के सारे राजनीति के कारण बोल रहे हैं। योगी जी चाहें तो ये समस्या मुश्किल से 5 मिनट में निपट सकती है। कम से कम योगी जी से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो एक शंकराचार्य को कि अपने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ या कारण से इस तरह का उनका अपमान करें। अगर वो शंकराचार्य नहीं होते तो मोदी जी उनके सामने जाके प्रणाम नहीं कर रहे होते। सनातनी सनातन धर्म के पतन और अपमान को सहन नहीं करेगा। ऐसा संभव नहीं है कि जात बिरादरी के आधार पर आज बच्चों में ही मतभेद पैदा कर रहे हैं। देश की सड़कों पे, हर जिले में, हर तहसील में इसका विरोध चल रहा है और ये विरोध अपने चरम पद तक पहुंचेगा तो इस देश में भयानक स्थिति पैदा हो जाएगी। नमस्कार सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है एमपी तक पर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज और प्रयागराज का जो प्रशासन है उनके बीच में जो रस्साकशी है, जो विवाद है, वो लगातार जारी है। माघ मेला में मौनी अमावस्या के दिन स्नान से शुरू हुआ ये विवाद अब ना सिर्फ उत्तर प्रदेश देश बल्कि मध्य प्रदेश में भी काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। आपको बता दें कि ग्वालियर हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता और बार एसोसिएशन बेंच के पूर्व अध्यक्ष रहे वकील अनिल मिश्रा, जो अपने राजनीतिक बयानबाजी को लेकर भी जाने जाते हैं, वो हाल ही में प्रयागराज पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात की थी। वहां से उनका जो बयान सामने आया था वो भी काफी वायरल हुआ और उसने भी मध्य प्रदेश का राजनीतिक पारा भी गरमा दिया। इस वक्त एमपी तक पे हमारे साथ अनिल मिश्रा जी जुड़े हैं और उनसे ही हम जानेंगे कि जब वो प्रयागराज पहुंचे तो वहां पर क्या हुआ, जो उन्होंने बयान दिया जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है, उस पर भी बातचीत होगी और भी विषयों पर चर्चा होगी। अनिल जी, बहुत स्वागत आपका एमपी तक पर। हाँ, प्रणाम जी सर, सबसे पहले तो यही हम आपका रुख जानना चाहेंगे कि ये जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई है माघ मेला में, शंकराचार्य वर्सेस प्रशासन जो चल रहा है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? मेरी प्रथम जो प्रतिक्रिया है इस पे वो यही है कि कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं हम्म। हम उस ईश्वर के समकक्ष हैं जो हमने उनको अवतार माना है। और 8वीं शताब्दी से शंकराचार्य जी की जो पदवी है वो चली आ रही है, परंपराएं चली आ रही हैं और जितने सनातनी हैं वो उनको मान्यता देते हैं और उन स्पिरिचुअली हम लोग मानते हैं कि शंकराचार्य एक ऐसा पद है जिसे हमने अवतार माना था विष्णुवरी का। और उसके नाते ही हम लोगों की सेंटीमेंट्स और भावनाएं, फीलिंग्स सभी जुड़ी हुई है। हम्म। जो आजकल राष्ट्र में देखने मिल रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज और कई अन्य संगठन हैं जो इस बात पे एडामेंट है कि किसी भी तरह से सनातन का पतन किया जाए और सनातन के पतन के कारण ही इन लोगों के वोट बैंक बनाना की इच्छा है। तो उस स्थिति में मैं नहीं समझता कि जो भारत में सभी सनातनी हैं वो शंकराचार्य जी को फॉलो करते हैं और उनके डिसिपल हैं या उनके किसी तरह से भक्त हैं, उनके पास जाते हैं, दर्शन करते हैं और ज्ञानवर्धन भी होता है। शंकराचार्य जी जो हैं हमारे सनातन के धरोहर है उनके पास। और इस कारण से मैं भी उनके पास गया था और उस पर से प्रतिक्रिया भी आई कि मैं किसी राजनीतिक दल का हूं। मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं किसी भी राजनीतिक दल से नहीं हूं, ना मैं कांग्रेस से हूं, ना बीजेपी से हूं। मैं एक तटस्थ व्यक्ति हूं और अपनी इंडिपेंडेंटली जो मेरे कार्य हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक कर रहा हूं, समाज की सेवा में हूं। बाकी शंकराचार्य जी के जो साथ अपमान हुआ वो एक सनातन का अपमान की श्रेणी में आता है। ये श्रेणी कोई यहीं पे आके नहीं रुक जाती। इसका काफी समय से एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि किस तरह से सनातन को पतन किया जाए।
तो हम्म। उस दृष्टि से आप भी देखेंगे और सभी जनता देख रही है हम्म। कि आरएसएस के प्रमुख भागवत जी, उनने पहले अपमान किया देवी देवताओं का। हनुमान जी को उनने शूद्र बता दिया। उसके बाद उनने कहा कि परशुराम जी जो हैं वो तो एक हम्म। बाड़ा ही थे, मीन्स कारपेंटर थे। अभी तीसरी बात ये हुई कि हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय हैं हम्म। के द्वारा भी एक ऐसी एक्ट किया गया या इस हम्म। तरह की कोई कार्यवाही की गई कि जिसमें उनने ये दिखाने के लिए कि देवी देवता तो उनके हाथ में जैसा चाहे वो करा सकते हैं। तो देवी देवताओं के नाम पे उनने शुरू में देखा हम्म। होगा आपने, जब राम मंदिर बना उसमें स्थापना हुई तो उस स्थापना में ये दिखाया गया कि रामचंद्र जी की उंगली पकड़, मोदी जी की उंगली पकड़ के जा रहे हैं। दूसरी चीज, अभी अभी कुछ समय पहले की बात है, मकर संक्रांति के पर्व पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने हनुमान जी की पतंग उड़ा दी। अपने दो हम्म। उंगलियों पे हनुमान जी को नचाते हैं। उसी तारतम्य और क्रम में ये तीस एक और इंसिडेंट होता है कि हम्म। विद ए ओब्लिक मोटिव इंटेंशनली किस तरह से सनातन को खत्म किया जाए उस दिशा में हम्म। शंकराचार्य जी जो हैं उनकी रथ तो था ही नहीं, वो पालकी थी। पालकी जो स्नान करने जा रही थी माघ मेले में, उसको रोक दिया गया। रोका गया वहां तक अलग बात है। उसके बाद उनके जो भक्त हैं, उनके जो हम्म। अनुयायी, उनके जो शिष्य हैं, बल्कि बटुक हैं, बुजुर्ग थे उसमें, इन सबके साथ मारपीट की गई, चोटियां खींची गई। इससे ज्यादा सनातन का अपमान और क्या हो सकता है। तो जो प्रयास सरकार ने किया, और सरकार उस दिशा में कोई भी कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में भी नहीं दिख रही। ना तो वो हम्म। झुकना चाहते हैं हम्म। कि अब झुक के ये कह रहे हैं कि साहब गलती हो गई अधिकारियों से। सनातनी हम्म। तो ऐसे लोग हैं कि जो माफ भी करते, लेकिन उनके द्वारा इस तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, नाइदर फ्रॉम ऑन बिहेस्ट ऑफ द योगी जी नॉर ऑन बिहेस्ट ऑफ द बीजेपी और सेंट्रल हम्म। गवर्नमेंट। कोई भी प्रतिक्रिया और कोई भी इस तरह की क्षमा याचना नहीं आई हम्म। जिससे कि इस कंट्रोवर्सी को खत्म किया जा सके। तो जी। प्रतीत ये होता है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं अभी, वो राजनीतिक दल इसी दिशा में काम कर रहे हैं। पर्टिकुलरली बीजेपी तो कर ही रही है कि किसी तरह से सनातन का पतन किया जाए और जो सनातन के धरोहर शंकराचार्य जी के पास हैं उन धरोहर को भी समाप्त किया जाए। यहाँ पे जो धर्मांतरण हो रहे हैं उनको वो प्रगति करा रहे हैं और उनको रूटीन वे में हम्म। धर्मांतरण होते हुए देख रहे हैं। उनको प्रोवाइड करा रहे हैं जगह, उनको प्रोवाइड करा रहे हैं सहूलियत, एडमिनिस्ट्रेशन। हम्म। ये देख कहता नहीं है कुछ, जबकि हमारे यहाँ कानून बना हुआ है, मध्य प्रदेश सरकार का भी बना है कि जहां जहां धर्मांतरण होंगे वहां वहां पे उनके खिलाफ अपराध दर्ज किए जाएंगे, लेकिन हम्म। ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होती। और उसके विरुद्ध जाके हमारे सनातन के ऊपर प्रहार किया जाता है। तो इस हम्म। कारण से मैं वहां गया था और मैंने अपना वक्तव्य भी दिया था। और निश्चित ही ठीक। इस दिशा में हम आंदोलन भी करेंगे और आगे हम्म। बढ़ेंगे भी। जी। ये जो बात आपने कही अनिल मिश्रा जी, कई सारे संतों के बयान सामने आ रहे हैं जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। कई सारे नेताओं के, हमने अगर हम योगी जी के बयान को भी देख लें तो उनका भी बयान आया है। क्या ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है कि हिंदू धर्म में, सनातन में ही दो फाड़ हो गए? एक हिस्सा है जो प्रशासन के साथ खड़ा है, दूसरा हिस्सा जो है वो शंकराचार्य जी के साथ खड़ा है। मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा कि शंकराचार्य जी की बात छोड़े भी, एक हम्म। सामान्य आदमी भी स्नान करने जाता है, उसे रोका जा सकता है क्या? नहीं रोका जा सकता। दूसरी चीज मैं कहूं कि राज जो आजकल आप बता रही हैं ना कि दो फाड़ हो गए हैं हम्म। संत समाज के, जो साधु संत हैं उनके, तो हम्म। मेरा कहना यह है कि राजनीतिकरण हो जाए साधु संतों का भी, जो
हमारे शंकराचार्य जी के विरुद्ध बोल रहे हैं, वो सारे के सारे राजनीति के कारण बोल रहे हैं, किसी लाभ के कारण बोल रहे हैं, उन्हें एक पिक्यूलियर इंटरेस्ट है, इस कारण से बोल रहे हैं। तो उनके बोलने ना बोलने से कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन जो देश की जनता है, सनातनी जनता है, वो सभी जनता जो है हमारे शंकराचार्य जी के साथ है, उनकी अनुयायी है और उन्हीं के साथ चलेगी। जी, आप जब पहुंचे माघ मेला में, आपका वक्तव्य वहां से काफी वायरल भी हुआ। आपने ये भी कहा कि सरकार जो अपने मद में है वो इस बात का ध्यान रखे, आगे चलकर आंदोलन भी होगा। क्या आपकी शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से बातचीत हुई? क्या बातचीत हुई? आगे को लेकर क्या रणनीति है? क्या शंकराचार्य देखिए, स्नान करेंगे? नहीं, उनका कहना यह है कि स्नान की दिशा में प्रयास किए जा सकते हैं और उन्हें स्नान की परमिशन दी जानी चाहिए, और जिस परंपरा के अनुसार दी जाती रही है हमेशा, वैसे ही मिलनी चाहिए। साथ ही जो ऑफिसर्स वहां पे डिप्यूट थे, आईपीएस थे, आईएएस भी थे, उन ऑफिसर्स की जो जिम्मेदारी थी, उत्तरदायित्व, उसको ना निभाते हुए उन्होंने जो आपराधिक कृत्य किए हैं, उन आपराधिक कृत्यों पे जिसकी वीडियो क्लिपिंग्स भी हैं और वायरल हुई हैं, उनके खिलाफ अपराध दर्ज किए जाएं, उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज की जाएं और वो माफीनामा प्रस्तुत करें। लेकिन यहाँ तो मुख्यमंत्री को छोड़िए, आपके अफसर जो हैं वो भी कोई कुछ नहीं करना चाहते, और सरकार के दबाव में ही उनकी जो एग्जीक्यूटिव है वो इस समय हावी हो चुकी है। वो किसी भी कीमत पे शंकराचार्य जी के सामने न झुकना नहीं चाहती, और हमारा निवेदन यही है, हमारा कहना भी यही है कि योगी जी चाहें तो ये समस्या मुश्किल से 5 मिनट में निपट सकती है। क्यों नहीं योगी फोन पे बात करके शंकराचार्य जी को कह सकते हैं कि जो उनके एग्जीक्यूटिव ने किया है वो गलत है, और आप आइए स्नान कीजिए। लेकिन उनका बयान काफी वायरल हो रहा है। एक बयान योगी जी का काफी वायरल हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? हाँ, योगी जी ने थोड़ा करेला जो नीम और चढ़ा दिया। उसके बाद योगी जी ने यो विकल्प दिया कि कालनेमी की संज्ञा दे दी शंकराचार्य। तो उस पर मैं यही कहना चाहूंगा कि योगी जी स्वयं एक आध्यात्म के धनी आदमी है, और ऐसे मठ से जुड़े हुए हैं जो भारत की पूरी जनता की, सनातनी जनता की एक तीर्थ है। उस तीर्थ स्थल के प्रमुख होने के नाते भी कम से कम योगी जी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो एक शंकराचार्य को कि अपने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ या कारण से इस तरह का उनका अपमान करें, उनके भक्तों का अपमान करें, साथ ही हमारी भारतीय परंपराएं जो 8वीं शताब्दी से चली आ रही हैं उनका अपमान करें। अब प्रशासन की तरफ से जो माघ मेला समिति, उनकी तरफ से 2 नोटिस भी भेजे गए शंकराचार्य जी को। एक में तो यही सवाल पूछ लिया गया कि शंकराचार्य है या नहीं है, साबित करिए। 2022 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला दिया। पट्टाभिषेक पर रोक लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने। आप खुद वकील है, वरिष्ठ वकील है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? मेरा कहना यह है इस पे कि नाइदर द कोर्ट्स और जुडिशरी नॉर एनी एग्जीक्यूटिव नॉर द पॉलिटिकल पार्टीज are having any jurisdiction or power to give any certification towards the शंकराचार्य। तो शंकराचार्य जी को सर्टिफिकेशन देने की आवश्यकता नहीं है। ये तो उल्टी गंगा बहा रहे हैं कि वो इस बात को प्रूफ करें कि वो शंकराचार्य है। अगर वो शंकराचार्य नहीं होते तो मोदी जी उनके सामने जाके प्रणाम नहीं कर रहे होते। अगर वो शंकराचार्य नहीं होते तो सारी की सारी जो आज तक उनके साथ करस्पॉन्डेंस होता है वो शंकराचार्य के नाम पे ही चल रहा है। केस फाइल करना इज ए डिफरेंट एस्पेक्ट। केस फाइल तो इस बात का भी हो सकता है कि somebody कैन से कि ताजमहल इज ओनरशिप ऑफ द हिम, और वो केस फाइल करे, भले ही वो हार जाए, क्योंकि जुडिशरी में केस फाइल करने पर रोक नहीं है। कहने का आशय ये है कि mere pendency of SLP does not create any rider on the path or way of to the शंकराचार्य। शंकराचार्य जी जो हैं उनकी गद्दी वो अस्तित्व में रही 8वीं शताब्दी से और भविष्य में भी रहेगी, और सनातन की जो धरोहर है हम लोगों को इन्हीं से बंध के और इनके पीछे ही चलना चाहिए। ये मेरा सबसे आग्रह है। जी, जो दिग्गज पॉलिटिशियंस हैं, नेता हैं,
खास तौर पे वो नेता जो हमेशा सनातन की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, उन्हीं की चुप्पी इस पूरे मामले पर, उस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जो राजनीतिक दल हैं और उनके जो नेता हैं, सदस्य हैं, हम्म। वो अपने पार्टी के हेड ऑफिस से जुड़े हुए रहते हैं और वहां हम्म। से जो मैंडेट जारी होता है वो उसी को फॉलो करते हैं। अपनी जबान तब तक नहीं खोलते जब तक कि उनके हेड से उनको कोई परमिशन प्राप्त ना हो। हम्म। पॉलिटिकल पार्टीज तो मेन इसलिए हैं क्योंकि वो अपनी वोट की खातिर ना कुछ हम्म। खोना चाहते हैं और ना ही अपनी पार्टी के अगेंस्ट कोई प्रचार और प्रसार करना चाहते हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सभी को देख रहा हूं मैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या हमारे राजनीतिक दल के जो विधायक हैं, प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, वो सब लोग भी बिल्कुल शांत हैं इस पे और सिर्फ एक तमाशा सा बना के देख रहे हैं कि अब आगे होना क्या है। होना कुछ नहीं है। हम्म। ये हम्म। आंदोलन पूरे भारतवर्ष में इतना उग्र हो जाएगा अगर इसको समय रहते समाप्त नहीं किया गया, इसमें राजीनामा नहीं हुआ, तो ये हम्म। उग्र और उग्रतर होता जाएगा। कोई भी सनातनी रुकने वाला नहीं है, ना मानेगा। थोड़े से राजनीतिक नेताओं के कारण ऐसा नहीं होगा कि सनातनी रुक हम्म। जाए। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि योगी जी और हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं वो इस बात को समझें, सुने और इस प्रकरण को यहीं पर गति देना बंद कर दें। साथ ही हम्म। उन्हें सम्मान पूर्वक स्नान कराएं और जो हम्म। अफसर है वो उनसे माफी मांगे। ठीक है, चलिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर प्रशासन नहीं आया माफी मांगने के लिए, शंकराचार्य भी धरने पर बैठे हुए हैं, ऐसे में आगे क्या रणनीति है? आगे रणनीति अभी जैसे आदेश हमारे शंकराचार्य जी लोग करेंगे हम्म। वैसी रहेगी और जनता जो है, मेरी विशेष रणनीति तो यही रहेगी कि इस सनातन के पतन के जो किया जा रहा है इसके लिए इतना अच्छा और विशाल उग्र हम्म। आंदोलन किया जाए ताकि राजनीतिक दल ये भूल जाएं कि हम लोगों के वोट की खातिर ही आप सत्ता में हैं और अब भविष्य में आज आपका है तो कल निश्चित ही हम सनातनियों का होगा। आप हम्म। सत्ता से बिल्कुल बर्खास्त कर दिए जाओगे, बाहर कर दिए जाओगे। इस बात को मान हम्म। लो क्योंकि सनातनी सनातन धर्म के पतन और अपमान को सहन नहीं करेगा। जी, थोड़ा ग्वालियर को लेके भी बात कर लेते हैं। आप काफी चर्चा में रहते हैं। ग्वालियर में जो पूरा प्रकरण हुआ, आपकी गिरफ्तारी भी हुई, जमानत के बाद आप बाहर आए, तब भी आप अपने बयानों को लेकर तटस्थ रहे। ये पूरा विवाद जो उपजा है ग्वालियर हाई कोर्ट में प्रतिमा स्थापना को लेकर, अब आखिर क्यों ये विवाद है? ये विवाद यूं स्टार्ट हुआ था कि जोर जबरदस्ती पूर्वक एक उस समय एक्स जो चीफ जस्टिस थे मध्य प्रदेश के, वो हम्म। किसी तरह से एक व्यक्ति विशेष की प्रतिमा लगाना चाहते थे हाई कोर्ट कैंपस में। हम्म। तो जुडिशरी इज हैविंग सेपरेट एंटाइटी हम्म। और जुडिक्शन। तो जहां तक जुडिशरी का सवाल है, जुडिशरी में भी एक प्रोसीजर है, रूल्स एंड हम्म। रेगुलेशंस हैं। कोई चीफ जस्टिस अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं होता किसी चीज के लिए। हम्म। हमारी बिल्डिंग कमेटी बनाई जाती है, हाईकोर्ट जजों की जो बनती है, उस कमेटी में ही कोई कंस्ट्रक्शन होना है, कोई इंस्टॉलमेंट होना है, क्या चेंज होना है, वो पास होता है रिजोल्यूशन। उसके हम्म। बाद ही कोई कार्य प्रारंभ होता है। तो ऐसा आर्बिट्रेरी मैनर में नहीं होता। और क्या ऐसी आवश्यकता थी जब एक 99% एडवोकेट जो हैं वो उसके अगेंस्ट हैं, जजेज अगेंस्ट हैं, तो क्यों आवश्यकता थी कि अंबेडकर के विवाद को यहाँ पे खड़ा किया जाए? तो इसलिए कोई जब ऑर्डर नहीं था, कोई रिजोल्यूशन नहीं था, बिल्डिंग कमेटी की परमिशन नहीं थी, हम्म। अभिभाषकों का जो समुदाय है, अभिभाषक भी जुडिशरी के अंग होते हैं, तो हम्म। उनकी भी सहमति नहीं थी। तो क्यों लगेगी प्रतिमा? प्रतिमा अब तो हाईकोर्ट के जुडिक्शन की बात है। हाईकोर्ट हम्म। चाहेगा तो लगा लेगा, हाईकोर्ट नहीं चाहेगा तो नहीं लगेगी। नहीं, लेकिन अनिल जी, सवाल ये भी देखिए, मतलब ये कोइंसिडेंस है कि हम रिपब्लिक डे के दिन ही बात कर रहे हैं। बहुत लेकिन अच्छी। बी आर आम्बेडकर संविधान निर्माता हैं। उनकी प्रतिमा अगर हाईकोर्ट में लग रही है, इससे आपत्ति क्यों है? पहली बात तो मेरी आपत्ति आपके प्रश्न पे है। आप कैसे कह सकते हैं कि अंबेडकर संविधान निर्माता हैं?
कहीं तो कोई सर्टिफिकेशन है? किसी गवर्नमेंट ने दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया या पार्लियामेंट ने दिया सर्टिफिकेट? नो सर्टिफिकेट हैज बीन इश्यूड नॉर एनी सर्टिफिकेट इन एग्जिस्टेंस टिल टुडे। ये तो एक नैरेटिव सेट कर दिया गया था कि जबरदस्ती वो जो भीवा सकपाल थे उनको कांग्रेस ने किसी भी तरह से ये बता दिया कि ये संविधान के निर्माता है। संविधान में तो उनने एक अनुच्छेद, एक आर्टिकल की संरचना भी नहीं की। ये आप कोई भी साहित्य से, कोई भी, इवन आप ग्रॉक से पूछ सकते हैं, एआई से पूछ सकते हैं, कहीं भी क्या लिखा उनने, कौन सी ड्राफ्टिंग की। अगर किसी पुस्तक का विमोचन करना हो तो क्या वो उसका सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा कि ही इज द क्रिएटर और राइटर ऑफ दिस बुक? नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो संविधान जो निर्माण किया गया वो सर वी.एन. राव द्वारा बनाया गया, पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया। और संविधान जो वर्तमान में चल रहा है वो संविधान वी.एन. राव द्वारा ही भारत को दिया गया है। नहीं, लेकिन बी आर आम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके तो हेड थे ना। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड बाद में बने वो, उससे पहले ही संविधान ड्राफ्ट हो चुका था। वो 47 में बने, 46 में तो इनको ड्राफ्टिंग कमेटी का ने हैंड ओवर कर दिया था। 46 से ये सर वी.एन. राव उसको ड्राफ्ट कर रहे थे और ड्राफ्ट करके उनने पुटअप कर दिया था कमेटी के समक्ष। वही संविधान में माइनर थोड़े बहुत संशोधन, मतलब उन कुछ आर्टिकल्स को 2 आर्टिकल में बांटना, कुछ को 4 में बांटना, यही सब संशोधन करके उसी सेम संविधान को लागू किया गया। और अंबेडकर जो है वो तो संविधान के निर्माता इसलिए भी नहीं हो सकते थे क्योंकि वो स्वयं व्यक्ति संसद में, पार्लियामेंट में खड़े होकर कहता है, वो स्टेटमेंट वॉइस में भी है अवेलेबल, सोशल मीडिया पे, राइटिंग में भी उनने अपनी पुस्तक में लिखा है, अंबेडकर ने स्वयं, कि मैं इस संविधान से सहमत नहीं हूं और इस संविधान को तो मेरी मंशा है कि मैं आग लगा दूं। तो जब जो संविधान निर्माता है ही नहीं, जो संविधान से अलग है, उससे विरोधाभास रखता है, तो संविधान निर्माता कैसे बन सकता है? तो सर वी.एन. राव ही संविधान निर्माता है, ये आज एस्टेब्लिश हो चुका है और हमने सभी को चैलेंज भी किया। आप डायरेक्ट आके बैठे ऑन डॉक्यूमेंटेशन, हम प्रूव करते हैं कि सर वी.एन. राव है संविधान निर्माता, तो कोई आता नहीं है। ठीक है। यूजीसी ने जो नए नियम लाए हैं उस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। क्या प्रतिक्रिया है आपकी यूजीसी के नए नियमों को लेकर? काफी विरोध हो रहा है इसका। यूजीसी पे जो नए नियम लाए गए हैं ये भी इसी तारतम्य लाए गए कि किसी भी तरह से भारतवर्ष में सवर्णों का पतन और दमन किया जाए। पहले इनने एक काला कानून लाया, वो था SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट 89 से जो प्रवेल कर रहा है, जिसके परिणाम इतने गंभीर हैं कि लोगों के कैरियर बर्बाद हो जाते हैं, परिवार बर्बाद हो जाते हैं। अभी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे भी एक तिवारी का केस, 22 साल सजा काटने के बाद वो आदमी बाहर निकलता है तो उसे कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, उसके घर परिवार में कुछ नहीं बचा। तो इन्हीं दशाओं के कारण इस तरह के जात बरादरी के आधार पर जो कानून लाए जाते हैं वो सवर्णों के अंत के लिए लाए जाते हैं, सवर्णों के पतन के लिए लाए जाते हैं। अब उससे भी ज्यादा अधिक कठोर एक ये रेगुलेशन लेके आए, नोटिफाइड हुआ है ये 13 जनवरी 26 को। इसमें तो ये इससे भी आगे जाके बड़ी व्यवस्था स्थापित की गई है। वो व्यवस्था इस प्रकार की है कि अब सवर्णों के जो बच्चे हैं वो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, और अगर करते हैं तो उनके अगेंस्ट में ऐसी व्यवस्थाएं, इतने अपराध दर्ज हो जाएंगे, ऐसे सर्टिफिकेशन इशू हो जाएंगे जिसके कारण से वो बच्चे, उनका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, प्रतिभाओं का दमन होगा। इससे तो राष्ट्र का ही पतन होना निश्चित है, क्योंकि प्रतिभाएं तो आज तक सवर्ण ही देता आ रहा है। आप देखिए ना, कौन सी प्रतिभाएं ऐसी निकली हैं SC/ST रिजर्व कैटेगरी से, वो एक हाथ दो का नाम बता दें हमें, कहाँ है? कोई नहीं है। तो जो प्रतिभाओं का अभी पलायन हो रहा है वो और अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो कोई ऐसा है नहीं। अब एजुकेशन में होगा क्या, अगर ना भी करे सवर्ण तो भी उसकी कंप्लेंट्स होंगी, और इतना आर्बिट्रेरी बनाया गया है उसको कि वो कमेटी जो है, वो कमेटी में एक भी जनरल कैटेगरी का सदस्य नहीं रखा गया है। तो उस दशा में अपन क्या कर सकते हैं? आंदोलन करेंगे, तेज करेंगे,
इससे तो राष्ट्र का पतन ही होना निश्चित हो गया है। क्योंकि जब एजुकेशन नहीं रहेगी, प्रतिभाशाली छात्र नहीं रहेंगे, आने वाली पीढ़ियां का पतन कर रहे हैं आप इस कानून के तहत, तो राष्ट्र हित कहां से हो सकता है। और देश में इस जो कानून आया है यूजीसी का 26 का रेगुलेशन, इसके तहत राजनीतिक दलों ने अपनी रोटियां सेकने के लिए, वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि अगर एक एवरेज निकाला जाए तो 30% सवर्ण है देश में और 70% है SC ST एंड OBC। तो 70% वोट पे सभी पॉलिटिकल पार्टीज की निगाह है, इसीलिए एक भी पार्टी का कोई नेता इस पे आपत्ति नहीं कर रहा, सबने सहमति से इसे पास करा दिया। अब सवाल ये 30% वोट बैंक वो ये मान के चलते हैं कि ये तो हमें मिलना ही है। तो कहने का आशय ये है कि 30% खोने का उन्हें डर नहीं है, लेकिन 70% को खुश करने के लिए सवर्णों का और राष्ट्र के हित दोनों को ही पतन किया जा रहा है। और इस पतन को अब सवर्ण नहीं सहेगा, चाहे जितना बड़ा आंदोलन हो। वर्चुअली कहा जाए कि इस कानून के कारण केंद्र सरकार ने हमारे जो भारतवर्ष के सिटीजन्स हैं उनमें इतने मतभेद पैदा कर दिए हैं कि ये ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य में गृह युद्ध की संभावना बनती दिखाई दे रही है। तो इन दशाओं में शासन केंद्र सरकार को सोचना चाहिए और इस जो रेगुलेशन है 2024 का, इसको वापस लेना चाहिए, अन्यथा आंदोलनों का सिलसिला जो जारी हो चुका है वो रुकेगा नहीं। ये और तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगा और ऐसे राजनीतिक दल जिन्होंने इसको लागू किया इन सब का ठीक है, चैलेंज करेंगे इसे आगे चलकर। हो चुका है, बाकी और भी SLPs जा रही हैं इस दिशा में, और बाकी हमारा जो आंदोलनों का प्रेशर है वो भी सरकारों पर बनेगा। ऐसा संभव नहीं है कि जात बिरादरी के आधार पर आज बच्चों में ही मतभेद पैदा कर रहे हैं। ये तो मतलब बड़ा मुश्किल है, बल्कि लड़कियों की एजुकेशन तो और खराब हो गई है। मालूम नहीं क्या क्या उदाहरण सामने आएंगे। अभी तो एक दो एग्जाम्पल आ गए सोशल मीडिया पे, एक लड़की का ही आया है। तो ये एक हमारी समरसता है राष्ट्र में, नागरिकों के मध्य, उसको समाप्त कर रहा है और जात बिरादरियों को आपस में वैमनस्यता स्थापित कर रहा है, दुश्मन बना रहा है और आगे भविष्य में लड़ाई की तैयारी करवा रहा है। तुरंत अंत करना चाहिए। जी, तो कुल मिलाकर चाहे मामला जो है वो शंकराचार्य से जुड़ा हो या यूजीसी से जुड़ा हो, दोनों ही में आपका कहना है कि अगर सरकार ने इनका समाधान जल्द से जल्द नहीं किया तो ऐसे में सड़कों पर उतरते हुए जो सवर्ण है, आंदोलन बहुत उग्र होते जाएंगे। देश की सड़कों पे, हर जिले में, हर तहसील में इसका विरोध चल रहा है और ये विरोध अपने चरम पद तक पहुंचेगा तो इस देश में भयानक स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए केंद्र सरकार को इसको विचार करना चाहिए और शीघ्र सभी को एक मत से वापस लेना चाहिए, अन्यथा देश में गृह युद्ध होने की संभावनाएं प्रबल हो चुकी है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल मिश्रा जी, आप जुड़े, MP तक को वक्त दिया और अपनी बात आपने हर एक मुद्दे पर खुल के रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।